हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। इससे पिछली वीडियो में हमने लाभ हानि खाता और व्यापार खाता दोनों ही खातों के बारे में पढ़ा, उनके प्रारूप को समझा और आज की वीडियो में हम अंतिम खातों का अंतिम प्रारूप आर्थिक चिट्ठे के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रारूप को समझेंगे और उसे नोट डाउन करना है। यह एक विवरण पत्र कहलाता है। अंतिम खाते बनाते समय 2 खाते और एक विवरण पत्र तैयार किया जाता है। व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता दोनों ही महत्वपूर्ण खाते होते हैं, जबकि आर्थिक चिट्ठा एक विवरण पत्र कहलाता है जिसमें दायित्व तथा संपत्ति 2 पक्ष होते हैं। आर्थिक चिट्ठे में 2 पक्ष होते हैं। पहले पक्ष को दायित्व और दूसरे पक्ष को संपत्ति पक्ष कहते हैं। दोनों पक्षों का योग मिल जाने पर यह मान लिया जाता है कि व्यापार की आर्थिक स्थिति संतोषजनक है। यदि आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है तो हम यह मान लेते हैं कि व्यापार की आर्थिक स्थिति सही है। इस खाते में व्यक्तिगत वास्तविक खातों के शेषों को शामिल किया जाता है। व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते दोनों ही खातों के शेषों को इसमें शामिल किया जाता है। यह व्यापार का आईना कहलाता है, जिसमें व्यापार की आर्थिक स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत होता है। बैलेंस शीट। It is a statement. There are 2 aspects, liabilities and assets. It is called the mirror of the business. It shows the real picture of the business. If total of assets is equal to total of liabilities, then the economic condition of the business is sufficient. यदि दोनों ही साइड इक्वल हो जाती हैं तब यह माना जाता है कि बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन सफिशेंट है, सही है। नेक्स्ट टॉपिक है परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठे का नमूना। पिछली वीडियो में हमने व्यापार खाता तथा लाभ हानि खाते के परफॉर्मे के बारे में पढ़ा और समझा। आज की वीडियो में हम आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट के परफॉर्मे के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। बैलेंस शीट, जैसा कि हमने पढ़ा था कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ और एसेट्स 2 एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लायबिलिटीज़ और रेदर देन एसेट्स। कैपिटल, इसमें सबसे पहले हम कैपिटल को शामिल करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा? P&L अकाउंट के बैलेंस को हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से जानते हैं और नेट प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करके दिखाया जाता है। माइनस ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स की वैल्यू को घटाते हैं। यदि प्रॉफिट के स्थान पर लॉस होता है तो नेट लॉस की वैल्यू को हम इसमें से घटाते हैं। नेक्स्ट रिजर्व। कोई भी रिजर्व होने पर जनरल रिजर्व, स्पेशल रिजर्व, वे सभी हमें लायबिलिटीज़ में शो करने होते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ऐसी लायबिलिटीज़ जो मोर देन 1 ईयर होती हैं, जिनका टाइम पीरियड 1 वर्ष से ज़्यादा का होता है, वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। जैसे लोन फॉर 10 ईयर, तो 10 साल के लिए लोन, तो वह हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहलाती है। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज़, ऐसी लायबिलिटीज़ जिसका टाइम पीरियड, जिसका पेमेंट हमें विद इन ईयर करना होता है, एक ही वर्ष के अंत में, वो करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। जिनमें अनएक्रूड इनकम, जो अभी एडजस्टमेंट वाला टॉपिक अगले चैप्टर में चलेगा, उसे आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अनएक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों ही एडजस्टमेंट हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेबिल और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारे करंट लायबिलिटीज़ हैं।
तो इस प्रकार लायबिलिटी साइड में कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ को शामिल किया जाता है, जबकि एसेट साइड में फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, दो एसेट्सों को हम शामिल करते हैं। फिक्स एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, मोटर व्हीकल, लूज टूल्स, फर्नीचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और करंट एसेट्स में एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों ही एडजस्टमेंट हैं जिन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, सन्डी डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल और कैश एट बैंक। एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, सन्डी डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, इन सभी को हम एसेट साइड में शामिल करते हैं। और एक हमारी लायबिलिटीज़ है कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। ऐसी लायबिलिटीज़ जिसका होना ना होना फ्यूचर पर डिपेंड होता है, वो कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ कहलाती है। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़, यदि कोई हमारा लीगल केस पेंडिंग पड़ा है जिसका डिसीजन फ्यूचर में आना है, तो ऐसे लायबिलिटीज़ को हम कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ कहते हैं और इसे बैलेंस शीट से बाहर नोट्स के रूप में दिखाया जाता है। इसी का हिंदी रूपांतरण हिंदी वर्जन में भी इसे समझना है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि आर्थिक चिट्ठे में दो पक्ष होते हैं, दायित्व और संपत्ति। दायित्व पक्ष में सबसे पहले पूंजी और पूंजी का भी प्रारंभिक शेष जो हमें तलपट में दिया होता है, शुद्ध लाभ होने पर उसमें जोड़ा जाता है, आहरण की राशि को घटाया जाता है और शुद्ध हानि होने पर उसे घटाया जाता है। तो लाभ की राशि को जोड़ते हैं जबकि हानि की राशि को घटाते हैं। तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स और माइनस नेट लॉस। संचय, ऐसा संचय जो भविष्य के लिए, भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम धनराशि को जमा करते हैं, वो हमारा संचय कहलाता है। दीर्घकालीन दायित्व, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, जिसमें हमने कहा था ऋण, एक वर्ष से ज़्यादा की अवधि के जितने भी दायित्व हैं वो दीर्घकालीन दायित्व में शामिल किए जाते हैं। आगे करंट लायबिलिटीज़, चालू दायित्व, अनुपार्जित आय, अदत्त व्यय, दोनों ही एडजस्टमेंट हैं, समायोजनाएं हैं जिन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। विविध लेनदार, देवी पत्र और बैंक अधिविकर्ष, ये सभी हमारे दायित्व हैं। जबकि संपत्ति पक्ष में देखें तो संपत्ति पक्ष में स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति करके दो संपत्तियां हैं, जिनमें ख्याति, एकस्व, भूमि व भवन, मशीन, मोटर वाहन, छोटे औजार, फर्नीचर, दीर्घकालीन विनियोग आदि को स्थायी संपत्ति में शामिल किया जाता है। ऐसी संपत्ति जिसका जीवन काल 1 वर्ष से ज़्यादा का होता है वो स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। और इसी के बाद चालू संपत्तियां, जिनका समय 1 वर्ष से कम का होता है वो चालू संपत्तियां होती हैं। उपार्जित आय, अनुपार्जित आय दोनों ही समायोजन हैं जिन्हें हमें नेक्स्ट चैप्टर में समझना है और पढ़ना है। अंतिम रहतिया, देनदार, अल्पकालीन विनियोग। अल्पकालीन का मतलब शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष के दौरान किया जाने वाला विनियोग। प्राप्य विपत्र, बैंक शेष और रोकड़ हाथ में, ये सभी हमारी चालू संपत्तियां हैं। जब दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है तब हम मान लेते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन बिजनेस की सफिशेंट है। और यह है संदिग्ध दायित्व, जिसके बारे में हम अभी बता रहे थे। संभाव्य दायित्व, ऐसा दायित्व जिसका होना या न होना भविष्य की घटनाओं पर निर्भर करता है, वह संभाव्य दायित्व कहलाता है। और ऐसे दायित्व को हम आर्थिक चिट्ठे में शामिल नहीं करते,
बल्कि नोट्स के रूप में उसे चिट्ठे से बाहर करके दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आर्थिक चिट्ठे का अर्थ और उसके परफॉर्मे के बारे में पढ़ा और समझा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।